नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 14 अप्रैल और कल दैट इज 13 अप्रैल 14 अप्रैल का करंट अफेयर का न्यूज़ एनालिसिस आज के इस क्लास में होने वाला है आप सबके साथ। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी टेल यू दैट यस, अ वेरी हैप्पी बिहू टू वन एंड ऑल। एंड आज के सेशन में गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट इस पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो आपको बोलने वाला हूँ दैट वह है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस पेपर, प्रीलिम्स पेपर, राइट। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या सिर्फ हमारे YouTube जो क्लासेस हैं भद्रा आईएएस एकेडमी के YouTube फ्री क्लासेस से उनसे जुड़े हुए थे एंड दे हैव क्लियर्ड दिस पेपर, राइट। सो यस, we have very important announcement for you that yes, we are bringing some important special courses for you guys as well जिन्होंने prelims निकाला है, because many of you people are still confusion में हो that क्या mains में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। So yes, we are planning something. So for that thing what you need to do is like, आप इन नंबर्स जो नीचे यहाँ पे नंबर्स दिए जा रहे हैं ना, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, राइट। सो दिस विल एब्सोल्युटली बी काइंड ऑफ फ्री इनिशिएटिव दैट विल बी गिवन टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स just by watching these videos in YouTube only, right? Of course you have done your own mehnat as well, right? But yes, we are planning something for it, right? So just enroll yourself to this number, right? चलो बढ़ते हैं। कॉपरनिकस प्रोग्राम सबसे पहला यहाँ पे डाउन टू अर्थ से ये न्यूज़ लिया गया था। सबसे ये है क्या, देखो क्यों न्यूज़ में था, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 2023 में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे थे ऑन बहुत सारे मेट्रोलॉजिकल फ्रंट, और ये किसके अनुसार, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार। ये एक ऐसी सर्विसेज है जो क्या मंथली क्लाइमेट बुलेटिन निकालती है। जी हाँ, किसका, कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, राइट। एंड क्या काम करती है, टू रिपोर्ट द चेंजेस ऑब्जर्व, मतलब ओवरऑल जो क्लाइमेटिक फिनोमेनाज है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, और क्या क्या क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को देखती है ये। ग्लोबल सरफेस टू एयर टेम्परेचर देखा जाता है, सी आइस कवर देखा जाता है, हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबल्स देखे जाते हैं, और इन सब को देखते हुए फाइनली इन डेटास को रिलीज की जाती है, राइट। तो अगर बात करें इसके बारे में तो यस, कॉपरनिकस जो है इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कंपोनेंट किसका, यूरोपियन यूनियन स्पेस प्रोग्राम, जो क्या 2014 में स्टार्ट किया गया था। मेन इसका पर्पस क्या था, पर्पस था दैट प्रोवाइड किया जा सके एक्यूरेट, टाइमली और इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, जिससे आने वाले समय में हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज बनाया जाए उस पे क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया जा सके, राइट। मतलब हम बोल सकते हैं दैट हमारे इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं ये पर्पस लॉन्च किया गया था। लॉन्च पहले ही हमने बोल दिया, यूरोपियन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, लैंड मैनेजमेंट की, मरीन इन्वायरमेंट की, इमरजेंसी रिस्पांस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, और सैटेलाइट्स अगर देख लिया जाए तो यस, कुछ कुछ डेडिकेटेड इसके रिलेटेड सैटेलाइट्स है ना, जो क्या लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, फ्रेम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाते हुए बोला है दैट देखो भाई, पूरे देश में एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी होना चाहिए जो क्या इंश्योर कर सके मेंस्ट्रुअल हेल्थ फॉर गर्ल्स इन स्कूल। मेंस्ट्रुअल हेल्थ वो है क्या, एक ऐसे प्रैक्टिसेस या फिर कंडीशंस जिससे लड़कियों की जो होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल एज में फॉल कर जाती है, उनको कैसे अपने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड वेलबींग को प्रॉपरली कंसर्न कर सके। क्योंकि देखो क्या होता है ना, इस एज में आकर लड़कियां बहुत समय स्कूल छोड़ देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ प्रॉपर टेक केयर नहीं होता, राइट। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या कर रहे हो यार, जब देख रहे हो दैट हमारी देश की बच्चियाँ कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, हर एक फ्रंट में कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ला रही है, ओलंपिक में देखो मेडल्स ला रही है, क्या नहीं कर रही है, तो हमें एक पॉलिसी लाना चाहिए, राइट। सो इट इंक्लूड्स यूजिंग क्लीन एंड सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स, वॉशिंग एंड चेंजिंग देम रेगुलरली, साथ ही साथ एक्सेस होना क्लीन वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का, मैनेज करना मेंस्ट्रुअल पेन और डिस्कम्फर्ट को। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्टिव दिया है, दैट पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जो कि हर एक इंक्लूजन को इंक्लूड करे, जिसमें सैनिटरी पैड से लेकर उसके डिस्पोजल मैकेनिज्म से लेकर और एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर गर्ल्स हो सके।
इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये एम्फेसाइज किया है that देखो भाई, सैनिटेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है गवर्नमेंट एडेड एंड रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इट कॉल्स ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू सबमिट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्लान्स विद इन 4 वीक्स. ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पॉइंट आउट किया है, देखो जीरो इंश्योरेंस कवर ऑफ लाइव स्टॉक इन 2020 to 2023 हुआ है, राइट. तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो क्या मॉडल कर सके, आई मीन ऑन द मॉडल ऑफ प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना, राइट. नाउ ये जो प्रपोज्ड है कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, ये किसको रिप्लेस करेगा पता है? अभी जो लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम है ना, इसको रिप्लेस करेगा. क्योंकि अगर आप स्टेटस देख लीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का, तो लेस देन 1% ऑफ अ कंट्री का कैटल का पॉपुलेशन जो है ना, वो करंटली इंश्योर्ड है इस स्कीम के अंडर, जिसमें ईयरली प्रीमियम 4.5% का दिया जाता है ना. प्रपोजल क्या गया है? प्रपोजल ये दिया गया दैट क्यों ना वेव ऑफ किया जा सके कैटल रियरर्स को, आई मीन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से, जो उनको एटलीस्ट वेव ऑफ कर दो, राइट. प्रीमियम को रिड्यूस कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इस स्कीम में इनरोल करवा सके. इंश्योर करो मैक्सिमम कवरेज ऑफ लाइफ स्टॉक जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके उनको, और कोई भी पैंडेमिक से, जैसे उनमें भी तो कुछ पैंडेमिक्स आते हैं जैसे लंपी स्किन डिजीज, राइट. तो इस टाइप की चीज़ों को हमें लाना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट, कुम्बुम ग्रेप्स. देखो कुम्बुम ग्रेप्स जो है रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन इसको टैग मिला हुआ है और इसीलिए न्यूज़ में भी था ना. ये एक वैरायटी ऑफ ग्रेप्स है जो क्या वेस्टर्न घाट में, जो तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट का कुम्बुम वैली है ना, यहाँ पर लोकेटेड है. इसके फीचर क्या है? देखो इसके साइजेस जो है ना वो वेरी करती है, कुछ कुछ छोटी भी है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, राइट. तो यस, द ग्रेप्स रेंजेस फ्रॉम मीडियम टू लार्ज इन साइज, और ये कंपैक्ट और सूटेबल होते हैं जिससे कि हम वाइन, स्पिरिट्स, जैम्स, राइट, जूसेस, रेजन्स क्या क्या नहीं बना सकते. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में 1832 में. किसके द्वारा? फ्रेंच प्रीस्ट के द्वारा. एंड देन दीज ग्रेप्स आर वेरी मच रिच इन विटामिन, टार्टरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, और बहुत क्रॉनिक डिजीज के भी रिस्क को रिड्यूस करने का पोटेंशियल है इस ग्रेप्स में. कुम्बुम ग्रेप्स ना कहाँ पे उगाया जाता है? कुम्बुम वैली, जो कहाँ पर है? देखो तमिलनाडु के इस रीजन में. कैन यू सी दिस, राइट. कोई शक? चलो आगे बढ़ते हैं. सेल्यूलर एग्रीकल्चर. देखो नाम लेकिन बहुत अलग है, सेल्यूलर एग्रीकल्चर. ट्रस्ट मी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दैट यस दिस हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर एज वेल. व्हाट इज सेल्यूलर एग्रीकल्चर? ना ये एक वे है, यस इट इज़ अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे मीट, मिल्क, एग विदाउट नीड फॉर रेजिंग एंड स्लॉटरिंग एनिमल. मतलब आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, मीट, एनिमल मिल्क, एनिमल के द्वारा जो एग, सेम सब कुछ सेम उगा लोगे, बट इसके लिए आपको पता है एनिमल को पालना नहीं है, पोसना नहीं है, उसको काटना नहीं है ना. सवाल होता है क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है. देखो इसमें क्या है ना, एनिमल के जो प्रोडक्ट्स है जैसे मैंने बोला मीट, मिल्क, एग, इसको एनिमल के सेल्स से लेबोरेटरी में उगाया जाता है. और किस टेक्निक के थ्रू? टिश्यू इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन टेक्निक के थ्रू. इनफैक्ट ये जो टेक्नोलॉजी है इसका पोटेंशियल है टू ग्रेटली रिड्यूस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन एनिमल एग्रीकल्चर सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लैंड यूज, वाटर कंजम्पशन. इंडिया का फर्स्ट एवर रीड्स एंड इन्विट्स इंडेक्स, NSE इंडाइसिस लिमिटेड में जो है, जो कि एक सब्सिडियरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उन्होंने ही लॉन्च किया इंडिया का पहला एवर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इंडेक्स. ध्यान दीजिएगा, वो सो तो पहले ही से रीट्स, इन्वेट्स ये तो पहले से ही थे, बट इनके इंडेक्स मैं बोल रहा हूँ, राइट. और क्यों लॉन्च किया गया पता है? जिससे ट्रैक किया जा सके इनका परफॉर्मेंस, वैसे जो क्या पब्लिकली लिस्टेड रीट्स या फिर इन्वेट्स है ना, उनका परफॉर्मेंस. तो सवाल होता है ये रीट्स और इन्वेट्स जिसके रिलेटेड इंडेक्स भी लॉन्च किया गया NSE इंडाइसिस लिमिटेड के द्वारा, तो ये है क्या? रीट्स क्या होता है, इन्वेट्स क्या होता है? ये देखो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से डील करता है, किस टाइप के एसेट से, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से डील करता है. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फंड्स को जो पूल किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा फॉर इन्वेस्टिंग इन इनकम जनरेटिंग रियल एसेट्स, बट फंड्स को जो पूल किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा फॉर इन्वेस्टिंग इन ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट. इनकम जनरेशन कहाँ से किया जाता है? रेंटल इनकम के थ्रू. और यहाँ पे इनकम जनरेशन कैसे किया जाता है? थ्रू द डिविडेंड, जो कि ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के थ्रू मिलता है. इसमें रिस्क जो है ना रिलेटिवली लो रिस्क है ऑन इन्वेस्टमेंट, बट इसमें जो रिस्क है ना वो मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट, ग्रीन डिपॉजिट्स.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है डिटेल्ड गाइडलाइंस जिससे एक्सेप्ट किया जा सके ग्रीन डिपॉजिट्स बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज। सो सवाल होता है डेफिनेशन क्या होता है ग्रीन डिपॉजिट्स का। देखो ग्रीन डिपॉजिट जो है ना ये एक इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स है जो क्या ऑफर किया जा सकता है बाय बैंक या फिर एनबीएफसीज एक फिक्स पीरियड के लिए, है ना, विथ प्रोसीड्स, और उससे जो पैसे उठाया जाता है ना उसको यूज किया जाता है जिससे प्रमोट किया जा सके सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सेक्टर्स। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स जो कि इंक्लूड करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरडीज, एलईडीज एंड पेमेंट बैंक्स एंड ऑल डिपॉजिट्स एनबीएफसीज जो है रजिस्टर किए हुए रहते हैं ना एनबीएफ आरबीआई, तो वो लोग ये कर सकते हैं, राइट, जिसमें पैसा जो उठाना है इंडियन रुपीज़ में ही। और क्या क्या सेक्टर्स है, रिन्यूएबल सेक्टर है। देखो क्या ग्रीन डिपॉजिट बोला ना तो रिन्यूएबल सेक्टर तो होगा ही, एनर्जी एफिशिएंसी के रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं या फिर सेक्टर्स जो कि इसमें इन्वॉल्व है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सब इसमें सेक्टर्स इंक्लूडेड है। बट कुछ कुछ सेक्टर्स एक्सक्लूडेड भी है, जैसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वॉल्व करते हैं न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो क्या दो 25 मेगावाट से ज़्यादा है, तो उनको एक्सक्लूड भी यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, भू आधार या फिर ULPIN जो कि एक 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है फॉर सर्टेन पार्सल ऑफ लैंड। तो सवाल होता है ये है क्या भू आधार, भू मतलब क्या होता है अर्थ, राइट, तो अर्थ का ये आधार कार्ड है या फिर हम इसको उल्पिन भी बोलते हैं ULPIN, दैट इज यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका पर्पस क्या है, देखो इसका पर्पस है दैट आपने अगर कोई लैंड खरीदा, आप देखते ही लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, राइट। अब इस उल्पिन के बाद जो है डिस्प्यूट्स नहीं होगा, ये लैंड माफियाज जो है ये खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, राइट। तो इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉड एंड मेंटेन अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स। इसके बेनिफिट्स क्या है, मिटिगेट द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस, रिड्यूस द GDP लॉस जो कि अभी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं चल पाते हैं इन लैंड डिस्प्यूट्स के कारण ना। शेयरिंग होगा लैंड डेटा रिकॉर्ड्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वेरियस स्टेक होल्डर्स। इनफैक्ट हेल्प किया जाएगा टू डेवलप द लैंड बैंक्स एज वेल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं दोस्तों उसके बेसिस पे MCQ भी डिस्कस करेंगे, बट आते हैं पहले तो कल के MCQ के बारे में। दैट इज पूछा गया था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ UN डेमोक्रेसी फंड, टू कंडक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट प्रमोट डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। यस, दिस वाज द करेक्ट आंसर। Neither this nor this one. B is the correct answer, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। Recently, the Chumbum grapes earned the geographical indication tag. It is grown in which among the following regions of India? North, South, East या फिर West? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने बहुमूल्य आंसर बिल्कुल लिखिएगा। And yes, this is all about the discussion for today's class. And those who have cleared the prelims, again a very congratulations. But don't worry. For mains, we are always there with you guys, right? So yes, who have cleared it, they can contact onto these number to get themselves enrolled, right? So anyways, this was all about the discussion. Thank you guys. Thank you very much.